Hey everyone, welcome back. My name is Akash and I'm here to make things easier for you. So आज का जो टॉपिक है which is natural language processing is the one of the most important domains in artificial intelligence. कहाँ पर ये यूज़ होता है? ऑलमोस्ट हर जगह पे आपके नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूज़ हो रहा है. अगर आप फ़ोन से बात कर रहे हो, अगर आप सेंटिमेंट प्रिडिक्शन कर रहे हो, या फिर अगर आप चैट जीपीटी से बात कर रहे हो, ऑल दीज थिंग्स इन्वॉल्व नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. नॉट इवन दैट, अगर आप अपना स्पैम चेक करोगे तो जो भी स्पैम क्लासिफिकेशन होता है आपके ईमेल में वो सब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के थ्रू होता है. सो आज के टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे कि एनएलपी कैसे काम करता है, कहाँ कहाँ पर इसकी एप्लीकेशंस है. बट बिफोर वी बिगिन, अ क्विक इंट्रोडक्शन. आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. आई वर्क इन द डोमेन ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. So I think this is one of the most important topics and the most favorite ones as well. Anyways, अगर आपने NLP पहले नहीं पढ़ा है and this is the first time you're looking into NLP, अगर आपने रिवीजन नहीं किया, I would suggest आप NLP वाली वीडियो पहले देखो जहाँ पर हम लोगों ने इन डेप्थ पूरा पढ़ाई की है इसके बारे में. एंड टुडेज टॉपिक इज गोइंग टू बी अ रिविजन सेशन जहाँ पर हम लोग थोड़े डायग्राम्स के थ्रू, थोड़े माइंड मैप्स के थ्रू रिविजन करेंगे. All right, so let's begin with the first topic. What is natural language processing? So the main aim of natural language processing is कि कैसे आप एक कंप्यूटर को ह्यूमन लैंग्वेज समझा सकते हो. Now ह्यूमन लैंग्वेज समझाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल उसको ये समझना पड़ेगा कि ह्यूमन कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहा है एंड कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहा है. वो पता करने के पहले आपको वो चीज़ को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो दिस इज अ प्रोसेस बाय विच ह्यूमन स्पीच कैन बी रिकग्नाइज्ड बाय अ कंप्यूटर. सो कैसे होता है ये? सबसे पहले ह्यूमन कोई भी चीज़ बोलेगा, वो जो ऑडियो निकल रही है उसके मुंह से, कोई भी वॉइस निकल रही है, वो रिकॉर्ड हो जाएगी एंड आफ्टर रिकॉर्डिंग द वॉइस विल बी कन्वर्टेड इनटू टेक्स्ट एंड दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसक्रिप्शन. तो जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हुआ तो कंप्यूटर के पास ये सारा डेटा पहुंच जाएगा एंड द सिस्टम विल बी एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स. And after understanding, it will generate some data. So when we are saying data, data generally means text generate हो रहा है. फिर उसके बाद ये जो टेक्स्ट है ये ऑडियो में कन्वर्ट होगा एंड देन फाइनली ऑडियो विल बी प्लेड बैक टू यू. नाउ दिस लुक्स लाइक अ सिंपल प्रोसेस बट ये इतना सिंपल नहीं है क्योंकि डेटा जनरेशन वाला जो पार्ट है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है. आपको ह्यूज अमाउंट्स ऑफ डेटा में मॉडल को ट्रेन करना पड़ता है ताकि वो ह्यूमन लैंग्वेज को समझ सके. सो दिस इज अ बेसिक ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन. Let's look at the applications of NLP. Now there is not a single place जहाँ पर NLP नहीं यूज हो रहा हो. आप देख सकते हो टेक्स्ट समराइजेशन. Now this is one of the most easier methods of how NLP is used. अगर आपके पास बहुत बड़ा विकीपीडिया आर्टिकल है या फिर आपका कोई एक चैप्टर है, फॉर एग्जाम्पल नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, आपने उसका पूरा एक PDF को कॉपी किया एंड देन यू कैन गेट अ समरी आउट ऑफ इट. देयर आर वॉइस असिस्टेंट्स जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, सिरी. Alexa is the voice assistant from Amazon and Google Assistant is from Google और Alphabet. ईमेल क्लासिफिकेशन में भी यूज़ होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई इंपॉर्टेंट मेल आ रहा है तो वो आपके प्राइमरी ईमेल में चला जाएगा. बट अगर आपको कुछ नोटिफिकेशंस आ रहे हैं आप फ्रॉम इंस्टाग्राम और यूट्यूब, वो सोशल्स में चला जाएगा. एंड कुछ ईमेल्स होते हैं जो कम्प्लीटली यूजलेस होते हैं जहाँ पर आपको सिर्फ डिस्काउंट्स एंड कूपन्स भेजे जा रहे हैं एंड दे विल ऑटोमेटिकली गो इनटू प्रमोशंस. कैसे ये क्लासिफिकेशन होता है? दिस हैपन्स यूजिंग NLP. सेंटिमेंट एनालिसिस इज अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ NLP जिसकी वजह से जितने भी सोशल मीडिया पोस्ट हैं उन सबको एनालाइज करके आप पता कर सकते हो कि आजकल लोग सोच क्या रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर न्यू आईफोन रिलीज हो रहा है और किसी ने ट्वीट किया तो व्हाट डज दैट ट्वीट लुक लाइक? इज इट अ पॉजिटिव ट्वीट और इज इट अ नेगेटिव ट्वीट? कोई बुराई कर रहा है या फिर कोई आईफोन की प्रेज कर रहा है? तो ये सब चेक करने के लिए NLP यूज हो सकता है. लैंग्वेज ट्रांसलेशन इज वन अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. गूगल ट्रांसलेट अगर आपने यूज़ नहीं किया आप यूज़ करके देख सकते हो. किसी भी लैंग्वेज को किसी दूसरी लैंग्वेज में आप कन्वर्ट कर सकते हो. नॉट ओनली टेक्स्ट बट ऑडियो ऑल्सो. सो ऑलमोस्ट 180 लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है गूगल ट्रांसलेट. ऑटो कंप्लीट फीचर जो आपके फ़ोन में है, ऑटो करेक्ट फीचर जो आपके फ़ोन में है, आपको कभी भी गलत स्पेलिंग टाइप करोगे एंड ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाता है, वो सब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के थ्रू होता है. One of the most important examples in today's world is ChatGPT, which is a large language model and it is a smart bot. आप उसको कोई भी क्वेरी पूछोगे it will be able to give a reply. Now chatbots user interaction करवाता है, डेटा भी कलेक्ट करता है आपका and finally after collecting the data and आप कोई भी उसको डायलॉग बोलोगे it will be able to reply to you. So these are the applications of NLP from your पर्सपेक्टिव ऑफ बोर्ड्स. बट इसके अलावा भी बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं. मे बी आप 11th 12th या कॉलेज में जाके सीखोगे बट फॉर योर सिलेबस दीज आर द एप्लीकेशन दैट यू नीड टू फोकस ऑन.
सो लेट्स लुक एट चैटबॉट्स। चैटबॉट्स दो टाइप के होते हैं, एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल, उसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं होती हैं, सिर्फ बेसिक इंटरेक्शन होता है, येस और नो में आंसर दे सकता है वो, या फिर अगर आपको एक मेन्यू डिस्प्ले किया, आप उसमें से सेलेक्ट कर सकते हो 1 2 3, तो उसका एक रिप्लाई कर सकता है। लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है, बेसिकली इट इज़ नथिंग बट इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स। अगर आपने 1 प्रेस किया तो कुछ रिप्लाई आएगा, अगर आपने 2 प्रेस किया तो कुछ और रिप्लाई आएगा, एंड इट डज नॉट लर्न एट ऑल। सो ये चैटबॉट अगर आप 10 बार यूज़ करो, 100 बार यूज़ करो या 1000 बार यूज़ करो, आपको हमेशा सेम टाइप ऑफ रिप्लाईज मिलने वाले हैं। वेर एज स्मार्ट चैटबॉट्स आर द फोर फ्रंट ऑफ टेक्नोलॉजी। सो एडवांस्ड इंटरैक्शन केपेबिलिटीज़ है, आपको कभी कभी पता भी नहीं चलेगा कि आप ह्यूमन से नहीं बात कर रहे हो, एक स्मार्ट चैटबॉट से बात कर रहे हो। एग्जाम्पल इज चैट जीपीटी। Chat GPT can understand users in a better way, and it can also learn from your interaction. So for example, आपने फर्स्ट टाइम बात की एंड आप 10th टाइम बात कर रहे हो, आपको एक स्टार्क डिफरेंस समझ में आएगा कि द चैटबॉट, द स्मार्ट चैटबॉट इज एबल टू अंडरस्टैंड यू, इट इज एबल टू कलेक्ट द डेटा ऑन यू। सो अगर आपको एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, दिस इज हाउ यू कैन राइट द डिफरेंस बिटवीन द टू। Script bots are easy to make, and smart bots are powerful and flexible, but they need a lot of data. They have Script bots have limited functionality, whereas smart bots have wide functionality. What you can do is you can take a screenshot of this slide, or maybe I will share the slides later on. आप ये सब check कर सकते हो. Let's move on to the next part, which is human versus computer language. Now, this part is more theoretical. Why theoretical? Because हमें ये समझना पड़ेगा कि ह्यूमन लैंग्वेज कैसे काम करती है। बिकॉज अगर हमें कंप्यूटर को ह्यूमन लैंग्वेज समझानी है, नेचुरल लैंग्वेज समझानी है, तो हमें खुद पहले समझना पड़ेगा कि व्हाट आर द डिफिकल्टीज बिहाइंड अ ह्यूमन लैंग्वेज, सो दैट कंप्यूटर भी समझ पाए। सो लेट्स टेक टू एग्जाम्पल्स, टू डिफरेंट थिंग्स। वन इज ह्यूमन ब्रेन एंड द अदर इज कंप्यूटर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोसेसिंग अ लैंग्वेज? फॉर एग्जाम्पल, आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो एंड आप उसको विस्पर कर रहे हो। तो जब भी आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है आपका फ्रेंड बीच में सुनना बंद कर देगा या फिर अपने कान को ऑटोमेटिकली शट डाउन कर देगा, ऐसा नहीं है। ह्यूमंस continuous sound processing, which means they keep on processing the data which they receive, and they can also selectively shift their attention. For example, अगर आपका दोस्त आपसे बात कर रहे हैं, suddenly he starts shouting, तो आप ऑब्वियसली उस पर ज़्यादा ध्यान दोगे। एंड सडनली अगर वो विस्पर करना चालू कर दे, हो सकता है आप कम ध्यान दो या फिर हो सकता है आपका ध्यान भटक जाए। सो बट कंप्यूटर्स में ऐसे नहीं है। कंप्यूटर्स वर्क ऑन बाइनरी कोड्स विच इज़ जीरोज एंड वंस। सो व्हाट डज इट मीन? अगर आप कंप्यूटर को कुछ डेटा दे रहे हो तो वो पूरा ही डेटा एनालाइज करेगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ डेटा पे फोकस करेगा। एंड ऑब्वियसली सिंस इट इज़ वर्किंग ऑन जीरोज एंड वंस, यहाँ पर जो अंडरस्टैंडिंग है, इट इज़ बेस्ड ऑन algorithms and calculations. जो ह्यूमंस हैं वो बायोलॉजिकल कम्युनिकेशन करते हैं। ह्यूमंस के पास एक ईयर ड्रम है जिसमें वॉइस वाइब्रेट करती है, एंड देन ह्यूमंस आर एबल टू प्रोसेस दैट सिग्नल इनटू समथिंग मीनिंगफुल। वेयर एज अगर आप मशीन की बात करोगे, कुछ भी अगर आउट ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर या फिर अगर आप कुछ भी रैंडम डेटा अगर देना चालू कर दोगे, तो कंप्यूटर को नहीं समझ में आएगा। वेयर एज ह्यूमन्स कैन आस्क क्वेश्चंस अगेन। अगर ह्यूमन को कुछ समझ नहीं आए, द ह्यूमन विल आस्क यू क्वेश्चन अगेन, बट द कंप्यूटर कैन नॉट डू दैट, इट विल डायरेक्टली डिस्प्ले एन एरर। तो ये सब चीज़ें होती है कंप्यूटर वर्सेज ह्यूमंस के बीच में। सो लेट्स लुक एट दिस एग्जाम्पल। The first one is let's eat grandma, and second one is let's eat grandma. Now इन दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग बहुत ही ज़्यादा अलग है। फर्स्ट सेंटेंस में आप, आई डोंट नो व्हाई यू वांट टू ईट ग्रैंडमा, बट इन द सेकंड सेंटेंस यू आर आस्किंग द ग्रैंडमा टू ईट। सो यहाँ पर बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है विच इज़ ऑफ अ कॉमा, जिसकी वजह से पूरा का पूरा मीनिंग बदल गया। देर इज ऑल्सो अ डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटी इन ह्यूमन लैंग्वेज, जहाँ पर एक ही वर्ड का हर सेंटेंस में डिफरेंट मीनिंग निकल सकता है। नाउ ह्यूमंस तो ये समझ जाएंगे, बट हाउ विल अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड इट? अगर हम लोगों ने लाइट को किसी वेरिएबल में फीड कर दिया, फॉर एग्जांपल एक्स, तो जहाँ जहाँ पर भी एक्स यूज़ होगा वहाँ पर उसकी सेम ही मीनिंग यूज़ होने वाली है। सो दिस बिकम्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड फॉर अ कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड, बिकॉज ह्यूमन लैंग्वेज इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। सो दो चीज़ों में डिवाइड किया जाता है ह्यूमन लैंग्वेज को। फर्स्ट इज सिंटैक्स। सिंटैक्स का कॉम्प्लेक्स मतलब नहीं है, इसका सिर्फ इतना सा मतलब है रूल्स, कि ह्यूमन लैंग्वेज में रूल्स होते हैं।
जैसे हम लोगों ने देखा यहाँ पर लेट्स ईट ग्रैंडमा एंड लेट्स ईट कॉमा ग्रैंडमा, यहाँ पर एक रूल लगा और यहाँ पर मे बी एक छोटा सा कॉमा लगाया गया जिसकी वजह से पूरा मीनिंग चेंज हो गया है। whereas human language has also an another thing called semantics, called meaning. अगर आप कंप्लीटली डिफरेंट सिंटैक्स में लिखो बट ऐसा भी हो सकता है कि मीनिंग सेम रहे। फॉर एग्जाम्पल सुपरमैन सेज आई विल सेव द सिटी, सिटी को मैं बचाऊंगा, ओके, एंड बैटमैन सेज द सिटी विल बी सेव्ड बाय मी, व्हाट डू यू सी? यहाँ पर जो ग्रामर का स्ट्रक्चर है वो बहुत अलग है, जो सिंटैक्स है वो काफ़ी अलग है, बट द सेमांटिक्स और द मीनिंग इट स्टिल स्टेज द सेम। सो यहाँ पर दो अलग चीज़ें दिख रही हैं बट मीनिंग इनका सेम है, तो ये सब चीज़ें कंप्यूटर को समझाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। दैट इज़ वाई वॉट वी ट्राई टू डू इज वी ट्राई टू कन्वर्ट any data into a numerical form so that the system or an AI model can understand the text. So 4 स्टेप होते हैं बेसिकली। सबसे पहले आप टेक्स्ट प्रोवाइड करोगे एंड टेक्स्ट प्रोवाइड करने के बाद द फर्स्ट थिंग दैट यू डू इज यू रिमूव ऑल द यूजलेस आइटम्स। आप उस टेक्स्ट को नॉर्मलाइज करोगे, थोड़ा नॉर्मल करोगे ताकि कंप्यूटर समझ पाए। फिर आप बैग ऑफ वर्ड्स एल्गोरिदम यूज़ करोगे। फिर टर्म फ्रीक्वेंसी, इन्वर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी आपके सिलेबस में नहीं है बट इट इज़ वन ऑफ द वेज इन विच यू कन्वर्ट द टेक्स्ट इनटू नंबर्स। एंड फाइनली आफ्टर ऑल दीज स्टेप्स आपका कोई भी सेंटेंस, कोई भी वर्ड एक नंबर के फॉर्म में आ जाएगा, एक एम्बेडिंग के फॉर्म में आ जाएगा एंड विच कैन बी अंडरस्टूड बाय अ कंप्यूटर। सो फॉर योर सिलेबस सिर्फ आपको टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन एंड बैग ऑफ वर्ड्स लर्न करना है। लेट्स सी व्हाट टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन इज। तो मैंने जैसे आपको बताया टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन में सिर्फ एक एम है कि आपके पास जितना भी डेटा आ रहा है, जितना भी टेक्स्ट आ रहा है, आप उसको नॉर्मलाइज करो, जितना भी यूजलेस काम है उसमें, जितना भी यूजलेस स्टफ है वो सब निकाल दो। सो अगर आपके पास 1000 वर्ड्स का टेक्स्ट है, आप सारी यूजलेस चीज़ें निकालने के बाद बेसिकली टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन बोला जाता है उसको, नॉर्मलाइज करते हो आप, अराउंड 700 वर्ड्स बचेंगे विच देन कैन बी फेड इनटू द नेक्स्ट मॉडल। ठीक है, तो कैसे काम करता है टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन? सबसे पहले आप टेक्स्ट लेते हो, सो धीरे धीरे करके आप उसको छोटे पार्ट्स में डिवाइड करोगे। सबसे पहले सेंटेंस में डिवाइड करोगे, फिर उसके बाद सेंटेंसेस को आप उनके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में डिवाइड करोगे। तो व्हाट आर टोकन्स? टोकन्स आर वर्ड्स और मे बी पंक्चुएशंस और इवन नंबर्स। ठीक है, इन सारी चीज़ों की वजह से एक सेंटेंस बन सकता है, तो ये सारी चीज़ों को भी आप डिवाइड करते हो। देन यू ट्राई टू रिमूव ऑल द यूजलेस आइटम्स जिसकी वजह से कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, तो आप वो सब चीज़ें निकालते हो। एंड आफ्टर दैट यू ऑल्सो कन्वर्ट टू अ कॉमन केस। वाई कॉमन केस? बिकॉज कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स। तो अगर आपने कैपिटल एच हेलो वर्सेस स्मॉल एच हेलो कंप्यूटर को बोला, इट विल टेक दीज टू वर्ड्स विद अ डिफरेंट मीनिंग। हमें तो पता चलता है क्योंकि एच कैपिटल है, बट कंप्यूटर डजंट अंडरस्टैंड दैट। एंड आफ्टर यू कन्वर्ट टू अ कॉमन केस यू मूव ऑन टू स्टेमिंग एंड लेमेटाइजेशन। सो स्टेमिंग एंड लेमेटाइजेशन क्यों यूज होता है? बिकॉज बहुत सारे वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से वॉक, वॉकिंग, वॉक्ड, वॉकर। सो हमें ये सब यूज़ इसलिए करना पड़ता है क्योंकि ग्रामर में थोड़े रूल्स होते हैं, बट अगर आप ध्यान से देखोगे इन सब का मीनिंग सेम ही है। सो हम लोग स्टेमिंग और लेमेटाइजेशन में इनके जो सफिक्स हैं वो सब निकाल के सिर्फ मेन वर्ड निकाल के रखते हैं। सो हम लोग सारी चीज़ें एक बार क्विकली रिपीट करते हैं। द फर्स्ट थिंग इज सेंटेंस सेगमेंटेशन, जहाँ पर आपको टेक्स्ट प्रोवाइड किया जाता है एंड आप पूरे टेक्स्ट को धीरे धीरे करके सारे सेंटेंसेज में डिवाइड करते हो। So once you get all the sentences, you try to divide the sentence into individual tokens. So tokens में क्या क्या आता है? Tokens में words आते हैं, punctuations आते हैं, numbers आते हैं, special characters आते हैं. And once you get all the tokens, you start removing the stop words, the special characters and numbers. तो जिन भी वर्ड से मीनिंग नहीं निकल रहा है तो आप वो सारे वर्ड्स निकाल देते हो। फॉर एग्जाम्पल ए, कुछ मीनिंग नहीं है, एन, एंड, आर। तो ये सारे वर्ड्स इसलिए यूज होते हैं क्योंकि ग्रामर की वजह से आपको यूज करने पड़ते हैं, बट फॉर अ कंप्यूटर दीज आर यूजलेस।
Then you convert the text into a common case. Common case means all the words which have different capitalizations, आप सारी capitalization small letters में कर सकते हो. काफ़ी बार ये स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछा है कि स्मॉल लेटर क्यों, कैपिटल लेटर्स क्यों? Because small letters are easier to understand for humans as well, and capitals take up a more memory. Okay, so once you have converted to a common case, the next two steps can either be lemmatization or stemming. आप कोई भी एक प्रोसेस चूज कर सकते हो जिसकी वजह से आप बड़े बड़े वर्ड्स को छोटा कर दो. नाउ लेमेटाइजेशन में एक फ़ायदा है, जब भी वर्ड निकलेगा इट विल बी ऑलवेज बी मीनिंगफुल. वेर एज स्टेमिंग में हमेशा मीनिंगफुल वर्ड नहीं निकलेगा, हो सकता है मीनिंग कंप्लीटली ही चेंज हो जाए. फॉर एग्जाम्पल केयरिंग को हमने स्टेम किया, आईएनजी हटा दिया, तो वर्ड निकला कार, विच इज नॉट एज ओरिजिनल. ओरिजिनल में केयरिंग यूज हुआ था. सॉरी फॉर दैट. एनीवेज, नॉट एज ओरिजिनल. ओके, सो इन दोनों प्रोसेस में से आप कोई भी एक यूज़ कर सकते हो. लेमेटाइजेशन थोड़ा ज़्यादा लंबा प्रोसेस है, लेंदी प्रोसेस है, उसमें ज़्यादा मेमोरी यूज़ होती है. वेराज स्टेमिंग इज़ नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, बट इसमें आपकी जो एक्यूरेसी है वो कम हो सकती है. सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन, जहाँ पर हम लोग यूजलेस आइटम्स फ्रॉम द टेक्स्ट रिमूव कर देते हैं. आफ्टर टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन, द नेक्स्ट पार्ट इज बैग ऑफ वर्ड्स. सो बैग ऑफ वर्ड्स इज अ एनएलपी प्रोसेसिंग टेक्निक. यहाँ पर हम लोग अब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में एंटर कर चुके हैं, जहाँ पर हम लोग सिस्टम्स क्रिएट करते हैं सो दैट द एआई और द मॉडल कैन अंडरस्टैंड ह्यूमंस और कैन अंडरस्टैंड लैंग्वेज. इट इज़ कॉल्ड बैग ऑफ वर्ड्स बिकॉज जितना भी आपके पास टेक्स्ट है उसके सारे वर्ड्स आप कलेक्ट करके उनकी एक फ्रीक्वेंसी मैपिंग करते हो. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. सो बैग ऑफ वर्ड्स मॉडल में आप एक टेक्स्ट का पूरा ब्लॉक लोगे, यू विल पुट इट इनटू अ बैग. बैग को एकदम अच्छे से शफल करके you will create a list of all the words that are actually present in that bag. Now, this list will consist of all the words, including the stop words and everything. बट अगर आपने पहले ही डेटा को प्री प्रोसेस कर दिया है तो आपको स्टॉप वर्ड्स नहीं मिलेंगे. सो व्हेन यू गेट अ बैग ऑफ वर्ड्स मॉडल, आपको जो फाइनल आइटम मिलता है, जो फाइनल आउटपुट है इसका, इट विल हैव अ फ्यू फीचर्स. फॉर एग्जाम्पल, इट विल गिव यू यूनिक वर्ड्स, कि इस टेक्स्ट के अंदर आपको कौन कौन से यूनिक वर्ड्स मिले. आप कॉर्पस का एनालिसिस भी कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, आप टॉप वर्ड्स को देखोगे, फिर आपको पता चलेगा ओके ये टेक्स्ट तो किसी स्टोरी के बारे में है और मे बी किसी मूवी के बारे में. अलॉन्ग विद दैट इसमें आप थोड़ा डेटा एनालिसिस भी कर सकते हो कि फ्रीक्वेंसी क्या है हर एक वर्ड की. आपको यहाँ दिख रहा है कि जो इट वर्ड है बहुत बार आ रहा है, विच मीन्स इट कैन बी अ स्टॉप वर्ड, इट इज़ अ मीनिंगलेस वर्ड. आपको डिस्ट्रीब्यूशन इंसाइट्स भी मिलेंगी, पता चलेगा कौन से वर्ड्स बहुत कॉमन है एंड कौन से वर्ड्स बहुत रेयर हैं. So how do you implement this bag of words algorithm? Again, I would suggest you कि जो NLP वाली वीडियो है आप वो एक बार रेफर करो अगर आपको इन डेप्थ पता करना है कि कैसे करते हैं. बट इन अ क्विक नटशेल आई विल टेल यू द फर्स्ट स्टेप इज टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन. आप इस पूरे टेक्स्ट को नॉर्मलाइज करोगे. कैसे दिखेगा नॉर्मलाइज करने के बाद? इट लुक समथिंग लाइक दिस. अमन एंड इज अ स्टॉप वर्ड तो हटा देंगे, फिर आएगा अनिल, फिर आर इज अ स्टॉप वर्ड तो हटा देंगे, स्ट्रेस्ड. सेम गोज फॉर द अदर टू डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट 2 एंड डॉक्यूमेंट 3. फिर आप एक डिक्शनरी क्रिएट करोगे. कंबाइन ऑल द वर्ड्स इन ऑल द डॉक्यूमेंट्स, यू विल क्रिएट अ डिक्शनरी एंड पुट इट एज अ रो, जहाँ पर हर एक वर्ड को लिखा गया है. एंड देन फॉर ईच डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3 आप काउंट करोगे. फॉर एग्जाम्पल, डॉक्यूमेंट 1 में कौन कौन से वर्ड्स हैं? अमन एंड अनिल आर स्ट्रेस्ड. सो अमन एंड अनिल आर स्ट्रेस्ड, ये सारे वर्ड्स प्रेजेंट है तो आप उसको 1 मार्क कर दोगे. लेट्स गो टू डॉक्यूमेंट 2. अमन वेंट टू अ थेरेपिस्ट. सो अमन है यहाँ पर, वेंट टू अ थेरेपिस्ट. एंड सेम गोज फॉर डॉक्यूमेंट 3. यहाँ पर अनिल वेंट टू डाउनलोड अ हेल्थ चैटबॉट. सो इसकी वजह से आपको ये पता चलेगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स में कौन से वर्ड्स प्रेजेंट है.
एंड दिस विल गिव यू डॉक्यूमेंट वेक्टर टेबल. इसे डॉक्यूमेंट वेक्टर टेबल कहा जाता है. एंड अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, so please refer to this NLP video on how to solve this kind of a question. All right, so इस सेशन में इतना ही. I'll be seeing you in the next one. Till then, stay awesome. Bye bye.